नमस्ते। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतिहास, जिसे हम अक्सर गुजरे हुए वक्त की सच्चाई मान लेते हैं, वो असल में बनता कैसे है। ये सिर्फ खोजा नहीं जाता, बल्कि इसे गढ़ा भी जाता है। और ये पूरी कहानी एक बहुत ही खास जगह से शुरू होती है। देखिए, ज्यादातर हम यही सोचते हैं, है ना, कि इतिहास का मतलब है जो कुछ भी पहले हुआ उसका एक सीधा साधा सच्चा रिकॉर्ड। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल है? क्या बात बस इतनी है? या फिर इतिहास एक कहानी है, एक नैरेटिव है जिसे कोई सुना रहा है? और अगर अगर ये एक कहानी है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि कहानी सुनाने वाला यानी स्टोरी टेलर आखिर है कौन? ये हक किसे मिलता है? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अपने पहले हिस्से में हम यही पता करेंगे कि ये ऐतिहासिक कहानियां आखिर आती कहाँ से हैं। इतिहास की जड़ें, उसकी कहानी अक्सर एक खास जगह से शुरू होती है। इसे कहते हैं अभिलेखागार यानी आर्काइव। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्काइव कोई मामूली जगह नहीं, ये एक पॉलिटिकल स्पेस है। तो सवाल यह है कि ये आर्काइव होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये ऐतिहासिक दस्तावेज़ों और रिकॉर्ड्स का एक कलेक्शन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। ये जगहें न्यूट्रल नहीं होती। ये सिर्फ फैक्ट्स का गोदाम नहीं है। असल में ये बड़ी सावधानी से चुने गए संग्रह हैं। यहाँ ये फैसला लिया जाता है कि किस कागज़ को सहेजना है और किसे नज़रअंदाज करना है। और बस यही एक चुनाव, यही एक फैसला आने वाले कल में लिखे जाने वाले इतिहास की पूरी दिशा तय कर देता है। इसको समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखते हैं, भारत की आज़ादी का। अब देखिए, घटना एक ही है, भारत की आज़ादी, लेकिन इस पर दो बिल्कुल अलग अलग दस्तावेजी प्रोजेक्ट्स हैं। एक ब्रिटिश सरकार का द ट्रांसफर ऑफ पावर, और दूसरा इसके जवाब में भारत सरकार का टुवर्ड्स फ्रीडम। और इन दोनों में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जमीन आसमान का फर्क था। ये इतिहास लिखने के दो अलग अलग स्कूलों, दो अलग अलग नजरियों का बेहतरीन उदाहरण है। एक तरफ है औपनिवेशिक नजरिया यानी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। द ट्रांसफर ऑफ पावर में बस बड़े बड़े ब्रिटिश अधिकारियों के बीच की चिट्ठियां और बातचीत थी। इसे पढ़कर ऐसा लगता है मानो आज़ादी हमें किसी ने तोहफे में दे दी हो। इसमें भारतीय राष्ट्रवादियों का संघर्ष, उनकी मेहनत लगभग गायब है। और दूसरी तरफ है राष्ट्रवादी नजरिया। टुवर्ड्स फ्रीडम को खास तौर पर इसी कमी को पूरा करने के लिए बनाया गया था। इसका मकसद था स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को एक भारतीय दृष्टिकोण से जमीनी हकीकत के साथ पेश करना। और जैसा कि इतिहासकार सलील मिश्रा कहते हैं, बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन से दस्तावेज चुने गए, बात ये भी है कि उन्हें किस तरह से कैटलॉग किया गया, कैसे ऑर्गेनाइज किया गया। मतलब एक फाइल को क्या नाम दिया गया, उसे किस सेक्शन में रखा गया। ये छोटे छोटे फैसले ही आने वाले रिसर्चर के लिए रास्ता बना देते हैं, या कहिए एक खास दिशा में धकेल देते हैं। तो अब तक हम बात कर रहे थे कागजों की, दस्तावेजों की, लेकिन क्या आर्काइव का मतलब सिर्फ यही होता है? शायद नहीं। आज आर्काइव की परिभाषा बहुत बदल चुकी है और ये लिखित शब्दों से कहीं आगे की बात है। आमतौर पर जब कोई आर्काइव शब्द सुनता है तो दिमाग में कुछ ऐसी ही तस्वीर आती है ना? पुराने पीले पड़ चुके कागज, सरकारी चिट्ठियां, मोहरें। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर इतिहास की सबसे जरूरी, सबसे ताकतवर कहानियां कभी लिखी न गई हों? और क्या हो अगर आर्काइव सिर्फ कागज का बना ही न हो, अगर वो कुछ ऐसा हो जिसे हम महसूस कर सकते हैं? ये सोचकर देखिए, एक मजदूर का शरीर खुद एक जीता जागता आर्काइव है। दशकों तक एक ही तरह का मशीनी काम करने से उनके शरीर पर जो निशान पड़े हैं, वो दर्द, वो घाव, उनके हाथों का वो खास अंदाज, ये सब क्या है? ये एक अनकहा इतिहास है। एक ऐसा इतिहास जो आपको शायद ही किसी सरकारी फाइल में मिलेगा। और यहीं से एक बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। कभी-कभी आर्काइव में जो है, उससे ज़्यादा ज़रूरी वो होता है जो वहाँ नहीं है। इसी को कहते हैं आर्काइवल एब्सेंस, यानी अभिलेखीय अनुपस्थिति। इसका मतलब है वो आवाज़ें, वो कहानियाँ जिन्हें या तो जानबूझकर या फिर अनजाने में इतिहास के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया। इसका एक बहुत ही तकलीफदेह उदाहरण है भारत का बंटवारा। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में आपको नंबर मिलेंगे, आंकड़े मिलेंगे कि कितने लोग यहाँ से वहाँ गए, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने वो सब अपनी आंखों से देखा? सरकारी दस्तावेजों में वो सिर्फ नंबर बनकर रह गए। उनकी अपनी कहानियाँ, उनके डर, उनके अनुभव, वो सब उस ऑफिशियल इतिहास से गायब हैं। ये आर्काइवल एब्सेंस का एक जीता जागता सबूत है।
और जानते हैं क्या, इसी तरह की खामोशियों ने सबऑल्टन जैसे इतिहास लेखन के स्कूलों को जन्म दिया, जिन्होंने आम लोगों की कहानियों को सामने लाने का काम किया। तो अब आप समझ रहे हैं आज आर्काइव की दुनिया कितनी बड़ी हो गई है। वो एक डांसर के शरीर और उसकी यादों में हो सकता है, वो बंद पड़ी मिलों के खंडरों में हो सकता है जो एक पूरे औद्योगिक युग की कहानी सुना रहे हैं, वो लोगों की जुबानी यादों में, उनकी परंपराओं में जिंदा हो सकता है। यहाँ तक कि हमारे घरों में लगे पोस्टर, कॉमिक्स और कैलेंडर, ये सब भी इतिहास के कीमती स्रोत हैं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए अब हम इसी पर आते हैं। मतलब साफ है, कोई भी आर्काइव अपने आप में पूरी कहानी नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट जिसका अपना एक नजरिया है, अपने कुछ पूर्वाग्रह हैं, और हाँ, अपनी कुछ गहरी खामोशियां भी हैं। सलील मिश्रा की वो बात याद है? उन्होंने इसकी तुलना शतरंज के खेल से की थी। किसी आर्काइव में रिसर्च करना ठीक वैसा ही है जैसे आप शतरंज की एक ऐसी बाजी खेलने बैठे जिसकी पहली 3-4 चालें कोई और पहले ही चल चुका है। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी ने पहले ही तय कर दिया है कि कौन से मोहरे बिसात पर रहेंगे और कौन से नहीं, क्या सहेजना है, क्या नजरअंदाज करना है, और इन सबको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इन सारे फैसलों ने किसी भी इतिहासकार के लिए खेल का मैदान पहले से ही तैयार कर दिया है। और इस बात को समझना सिर्फ इतिहासकारों के लिए नहीं, हम सब के लिए बेहद जरूरी है। ये हमें सिखाता है कि हम इतिहास को और असल में अपनी आज की दुनिया को भी ज्यादा क्रिटिकली देखें, सवाल पूछें, ताकि एक समाज के तौर पर हम अपने अतीत को और भी गहरी और सच्ची समझ के साथ देख पाएं। तो अगली बार जब भी आपके सामने अतीत की कोई कहानी आए, कोई किस्सा आए, तो एक सवाल जरूर पूछिएगा, शतरंज की इस बिसात पर पहली चाल आखिर चली किसने थी?